एवरीवन, हम लोग मर्जर एंड एक्विजिशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मर्जर हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्विजिशन। तो जैसा कि आपको इस इमेज से क्लियरली पता चल रहा है कि एक्विजिशन का मतलब ये है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर कर लेती है। जिस तरह से एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरह से एक बड़ी और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर कर लेती है। तो इसको कहते हैं एक्विजिशन, जिसमें जो सारा कंट्रोल है, सारी अथॉरिटी है, सारा राइट्स है, वो बड़ी कंपनी के पास आ जाता है और छोटी कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वो खत्म हो जाती है, मर जाती है और बड़ी कंपनी और मोटी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन किया। अब फ्लिपकार्ट हो सकता है आगे चल के ख़त्म हो जाए और सिर्फ वॉलमार्ट रहेगी, ई कॉमर्स में भी आ गई। जैसे टाटा स्टील ने कोरस, ब्रिटेन की कंपनी कोरस स्टील का एक्विजिशन किया था। कोरस स्टील खत्म हो गई, टाटा स्टील बड़ी हो गई। पार्ले प्रोडक्ट का एक्विजिशन किया कोका कोला ने। पार्ले प्रोडक्ट के थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट का एक्विजिशन किया। अब वो सारे के सारे ब्रांड्स जो हैं वो पार्ले के नाम से नहीं बल्कि कोका कोला के नाम से बिकते हैं। तो जब भी एक्विजिशन होता है तो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अक्वायर कर लेती है। छोटी कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और एक बड़ी कंपनी और बड़ी हो जाती है। लेकिन एक्विजिशन करे क्यों जाते हैं? तो जनरली जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक्विजिशन इसलिए करती हैं, वो चाहती हैं कि उनकी मोनोपोली बने, उनके पास प्राइसिंग पावर आए, उनका मार्केट शेयर किसी के पास जाए नहीं। तो जब कंपनियां छोटे लेवल पे होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो जब कंपनियां छोटे साइज की होती हैं, स्टार्टिंग वाले लेवल पे होती है, तो बड़ी कंपनी उसको आइडेंटिफाई करके अक्वायर कर लेती हैं। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी से समझाता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक की केस स्टडी। व्हाट्सएप बेसिकली इस समय फेसबुक की कंपनी है। व्हाट्सएप का एक्विजिशन कर लिया फेसबुक ने। व्हाट्सएप का फेसबुक ने एक्विजिशन कर लिया। अभी अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि ऑन एन एवरेज यूथ 4 से 5 घंटे हर दिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया साइट्स पे बर्बाद कर रहे हैं। कंपैरेटिवली फेसबुक में अब थोड़ा कम है। पहले फेसबुक में बहुत ज़्यादा था और व्हाट्सएप उतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन तो मैं आपको ये केस स्टडी के थ्रू ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटी कंपनियों को आइडेंटिफाई करके एक्वायर कर लेती हैं, तो उससे उनको लॉन्ग टर्म में बहुत एडवांटेज मिलता है। जैसे कि इस समय अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा यूथ अपना समय इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक ने इनको आइडेंटिफाई करके अर्ली स्टेज पे एक्वायर कर लिया था। और जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने एक्वायर किया था, उस समय उस डील का जो प्राइस था वो था नियर अबाउट $18 बिलियन। और जब $18 बिलियन में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था तो लोगों ने कहा था कि मार्क जुकरबर्ग का दिमाग खराब हो गया है, क्या क्या कर रहे हैं ये, इतना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं व्हाट्सएप को, और इतनी बड़ी कंपनी तो है नहीं है, एक नॉर्मल छोटी मैसेंजर साइट्स है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनके डीएनए में है सोशल नेटवर्किंग, उन्होंने उस चीज़ को जिया है, उनको उस बिजनेस की समझ है, तो उन्होंने व्हाट्सएप के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर लिया था। और लोगों ने क्वेश्चन मार्क ये भी लगाया था कि जब ये कंपनी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है। आपको याद होगा कि जब व्हाट्सएप हम पहले इंस्टॉल करते थे, अगर किसी को याद होगा उस समय का, आज से कई साल पहले, तो वो बोलता था कि आपको $1 पर एनम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐड नहीं सेल करते हैं। व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कॉमर्शियल विज्ञापन, ऐड, ये सब नहीं आता है। बाकी और कोई ऐप ओपन करेंगे तो नीचे ऐड चलने लगता है, लेकिन व्हाट्सएप में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है। तो इसलिए आप उसके यूज़र एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाते हैं, बिना इंटरप्शन चैट कर पाते हैं, स्पीड प्रॉपर बनी रहती है, क्योंकि उसमें कोई वीडियो स्ट्रीमिंग या कोई मैसेज ऐसा कुछ नहीं आता है। तो उस समय व्हाट्सएप की ये फिलॉसफी थी कि हम ऐड नहीं दिखाएंगे, हम खाली $1 पर एनम चार्ज करेंगे। और फेसबुक ने जब अक्वायर किया तब से लेकर उसने $1 भी नहीं चार्ज किया, फ्री कर रखा है पूरे प्लेटफॉर्म को। तो यानी कि अभी तक देखा जाए इफेक्टिवली तरीके से व्हाट्सएप ने फेसबुक को कोई रेवेन्यू नहीं दिया, लेकिन पूरी दुनिया में व्हाट्सएप सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप बन गया है और
500 करोड़ यूजर्स हैं इस पे, 500 करोड़, यानी कि लगभग 65% प्लैनेट की पॉपुलेशन हो रही होगी, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन है। 500 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, टोटल यूजर्स हैं, 500 करोड़ टोटल यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। और इंस्टाग्राम में भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ रहा है, यूथ काफ़ी पसंद कर रहे हैं उसको। और व्हाट्सएप का तो एक तरह से फ्रेंडली एक्विजिशन था, लेकिन इंस्टाग्राम का एक्विजिशन तो हॉस्टाइल एक्विजिशन था, इसको हॉस्टाइल टेक ओवर भी कहते हैं। मतलब फोर्सफुली इंस्टाग्राम को डरा धमका के फेसबुक ने एक्वायर कर लिया था। कहा था कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हमारे पास प्राइसिंग पावर है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास ताकत है, हम आपका क्लोन ऐप बना देंगे। और क्लोन ऐप बनाने में उस समय कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, आपके जैसा बिल्कुल ऐप बना देंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उनको मजबूरी में अपना ऐप बेचना पड़ा था। तो यानी कि इस तरह से एक्विजिशन करके जो बड़ी कंपनियां हैं वो और बड़ी होती जा रही हैं, और वो अपने फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन को पहले ही किल कर देती हैं। आप सोचो, अगर फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अक्वायर ना किया होता तो फेसबुक की वैल्यूएशन समय खत्म होने लगती। उसका जो भी शेयर अगर 100 रुपए का चल रहा होगा, 100 रुपए डॉलर का चल रहा, $100 पर शेयर का प्राइस चल रहा होगा, तो अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इतने पॉपुलर हो जाते तो उसका रेट $10 पे आ जाता, 90% उसकी वेल्थ खत्म हो चुकी होती। लेकिन फ्यूचरिस्टिक विजन की वजह से, मार्क जुकरबर्ग के फ्यूचरिस्टिक विजन की वजह से उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है, और उन्होंने उसको पहले ही एक्वायर कर लिया। और $18 बिलियन की संपत्ति, मतलब पैसा देना व्हाट्सएप को बहुत बड़ी रकम थी। लोगों को लगता कि इन्होंने गलती कर दी है, इससे कोई रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा और इतनी ज्यादा ये प्राइस पे कर रहे हैं व्हाट्सएप को। लेकिन उन्होंने वो अच्छा किया था, अदरवाइज इस समय फेसबुक कहीं का नहीं रहता अगर उसने अक्वायर ना किया होता व्हाट्सएप को। और इस समय पैसे कमाने के लिए उन्होंने नई यूजर पॉलिसी भी लेके आए हैं कि व्हाट्सएप का जितना भी डेटा है वो फेसबुक यूज करेगा, फेसबुक अपने ऐड को उससे बेचेगा डेटा को और उनको ऐड दिखाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए अब आगे चल के वो व्हाट्सएप से को मोनिटाइज भी करने जा रहे हैं एक तरह से। व्हाट्सएप के सारे यूजर कॉन्टेक्ट को लेके और उसको वो बेच देंगे कंपनियों को, और उससे वो बहुत पैसा कमाएंगे। एक तरह से उनके पास पूरी दुनिया का डेटा है। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर ये सारे प्लेटफॉर्म मिला दो तो जितने भी नेट यूजर हैं उसमें से 90% सब इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म पे हैं। और एक तरह से वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी देश के इलेक्शन को, किसी देश में कोई पोलिंग को। और इसी वजह से फेसबुक, इंस्टाग्राम ये इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो अब किंग मेकर भी बन गए हैं। वॉरेन बफेट, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो ये कहा जा रहा था कि रशिया के हैकर्स ने और बड़े बड़े लोगों ने मिलकर उनको, हिलरी क्लिंटन को हराया है और डोनाल्ड ट्रंप को बना दिया। और उसमें फेसबुक का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था, मतलब उसने लोगों को इन्फ्लुएंस इस तरह से किया। और मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, और कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं कि मोदी के लिए भी बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कभी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाते इंडिया में अगर फेसबुक और व्हाट्सएप ना होता उस समय। मतलब वो एक तरह से इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में मार्केटिंग हुई उनकी, इतना ज़्यादा लोगों ने उसको प्रमोट किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अदरवाइज उनका कोई चांस नहीं था प्राइम मिनिस्टर बनने का। और मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा था कि अखिलेश ने लैपटॉप बंटवा दिया, उस लैपटॉप में घुस के मोदी ने प्रचार कर दिया। तो लैपटॉप हमने बांटा, प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया, पैसे हमने दिए, और एडवांटेज किसको मिल गया? नरेंद्र मोदी को। मुलायम सिंह ने ये कहा भी था कि अखिलेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है करके, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एक्विजिशन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन का क्या एडवांटेज होता है। कुछ और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जितनी भी बड़ी टेक जायंट्स हैं, एप्पल, गूगल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, ये क्या करती हैं कि इनके बुक्स में लाखों करोड़ों रुपए क्रेडिट पड़ा रहता है, कई कई लाख करोड़ खाली पैसा पड़ा रहता है इनकी बुक्स पे। ग्रीस बैंकरप्ट हो गया था तो उस समय ये कहा जाता था कि एप्पल के बुक्स में, उनके बैलेंस में इतना ज़्यादा, उनके जो बुक्स हैं उसमें इतना क्रेडिट पड़ा हुआ है कि वो उस पैसे से ही पूरे ग्रीस को खरीद के और अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे होम की तरह गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब इतना पैसा उनके बुक्स में खाली पड़ा था कि किसी एक देश को पूरा खरीद लें। तो इतना पैसा वो लोग खाली क्यों रखते हैं? इतना पैसा वो लोग खाली इसलिए रखते हैं कि पता नहीं कब कोई अच्छी एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और उस समय पैसे की कमी की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एग्जांपल देखा
फेसबुक इस समय डिस्ट्रॉय हो चुका होता, जैसे कि ब्लैकबेरी, नोकिया, ऑर्कुट का नाम सुना आप लोगों ने? फेसबुक से भी ज्यादा पॉपुलर था जब हम लोग पढ़ाई करते थे आपकी तरह। पूरे कॉलेज में खाली ऑर्कुट ही चलता था और वो ऑर्कुट एकदम खत्म हो गया, फेसबुक ने आगे उसको किल कर दिया। लेकिन अगर ऑर्कुट ने फेसबुक को उसके अर्ली स्टेज पे अक्वायर कर लिया होता तो अभी भी ऑर्कुट चल रहा होता। तो ये फायदा होता है एक्विजिशन का। एक्विजिशन के लिए इसीलिए जो विजनरी लीडर है वो छोटी मोटी कंपनियों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन आगे चल के मेरे लिए थ्रेट पैदा कर सकता है, फटाक से उसको एक्वायर कर लो। इतना ज्यादा मेजर चेंज हो सकता है एक्विजिशन का। व्हाट इज एक्विजिशन? व्हेन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर एंड क्लियरली एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ न्यू ओनर। जो एक्वायर करती है कंपनी वो नया मालिक बन जाती है उस कंपनी का। द परचेज इज कॉल्ड एन एक्विजिशन। देखिए ये लगातार एक्विजिशन हो रहे हैं। सबसे छोटी मछली को बड़ी ने खाया, फिर उसकी बड़ी मछली ने उसको खा लिया, तो एक्विजिशन भी होता रहता है। ट्विटर दूसरी चीज है, वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और उस समय याहू जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, जब नेट नया नया आया था हिंदुस्तान में और बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट नहीं यूज़ करते थे, उस समय पूरी दुनिया में याहू सबसे पॉपुलर था। याहू ने चैटिंग मैसेंजर भी बना रखा था याहू चैट के नाम से। याहू पे ही ईमेल आईडी बनती थी। बाद में रेडिफ आया था, उस समय गूगल का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन याहू अपने आप को उतने अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, उसने उतने अच्छे एक्विजिशन नहीं किए, अपने प्रोडक्ट को वो उतना पॉपुलर नहीं बना पाया। बाद में गूगल आया, उसने जीमेल दी, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दे दिए, सब चीज़ें फ्री में दे दी, 10 GB का स्पेस फ्री में दे दिया, अभी बढ़ा के उसको 15 कर दिया है। तो आप सोचिए, आप एक पेन ड्राइव भी खरीदने जाते हैं 5-10 GB की, तो उसमें भी आपको 1500 रुपये खर्च होते हैं, और वो 15 GB का स्पेस आपको क्लाउड पे फ्री देता है, और आप मल्टीपल जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो जीमेल ने आपकी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। वो उसने यूट्यूब दे दिया, उसने आपको वो फोटो शेयर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, उसने आपको गूगल क्लासरूम दे दिया, इतने सारे एप्लीकेशंस दे दिए, गूगल डॉक्स दे दिया, गूगल मीट दे दिया। हम लोग सारी पढ़ाई उसी से करते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, उसने पूरे दुनिया के लोगों की लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। टाइप ऑफ एक्विजिशन: फ्रेंडली एक्विजिशन, रिवर्स एक्विजिशन, बैकलिक एक्विजिशन, हॉस्टाइल एक्विजिशन। 4 डिफरेंट एक्विजिशन होते हैं। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच में जो एक्विजिशन हुआ, यानी कि फेसबुक ने जो व्हाट्सएप को अक्वायर किया, वो एक तरह से फ्रेंडली एक्विजिशन था। लेकिन इंस्टाग्राम को कह सकते हैं काइंड ऑफ हॉस्टाइल एक्विजिशन था। तो हॉस्टाइल एक्विजिशन में जबरदस्ती एक्विजिशन कर लिया, फ्रेंडली एक्विजिशन में दोनों रेडी हैं एक्विजिशन करने के लिए। बाकी हम लोग सारे 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहला फ्रेंडली एक्विजिशन, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने क्रूशियल का एक्विजिशन किया, ठीक है, वो भी फार्मा कंपनी है, वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है, वो भी एक फार्मा कंपनी है जॉनसन जॉनसन। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनियों में से एक कंपनी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है ये, जबकि इसके प्रोडक्ट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये निश में डील करती है। हम लोगों को ये लगता है कि वो कंपनियां जिनके प्रोडक्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी होगी, लेकिन एक मार्केटिंग का फंडा ये भी है कि अगर आपने एक निश को पकड़ लिया, इसको कहते हैं मार्केटिंग निश, ये आप आगे अभी पढ़ेंगे जब आप मार्केटिंग पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो मार्केटिंग निश में अगर किसी ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया, तो वहां पे उसके पास प्राइसिंग पावर आ जाता है। अब गोदरेज, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने आप को एक बेबी प्रोडक्ट वाली कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया है। तो अगर किसी को भी कोई बेबी प्रोडक्ट परचेज करना होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है जॉनसन एंड जॉनसन, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन ही सही बेबी प्रोडक्ट देता है, ऐसा इसने अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है। तो बहुत छोटे बच्चों के प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और तब भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, टॉप 10 में आती है, क्योंकि उस कैटेगरी में लोगों के दिमाग में इसने इतना ज्यादा पेनिट्रेशन कर रखा है, इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना रखी है
कि इसके पास प्राइसिंग पावर है। जो नॉर्मल सोप ये बेचते हैं, जैसे हम लोग जो अपना एक नॉर्मल जो सोप इस्तेमाल करते हैं घरों में नहाने के लिए, जितनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है लगभग उतनी इनकी भी आती है, लेकिन इनके पास प्राइसिंग पावर है। लोगों को लगता है बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो उनके लिए स्पेशल सोप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डव ने अपने आप को पोजीशन किया है, तो इसने इस तरह से अपने आप को पोजीशन किया है कि लोग इस पर प्रीमियम देते हैं। मतलब जो साबुन 20 रुपए का मिल सकता है उसके लिए वो लोग 100 रुपए खर्च करते हैं। जो नॉर्मल ऑयल 100 रुपए लीटर मिल जाएगा, उसमें वो 100 रुपए 150 रुपए में छोटी सी बॉटल देंगे 5 ml की 10 ml की। तो आप सोचिए कितना मल्टीपल इनके पास मार्जिन है, कितने टाइम्स मार्जिन होगा इनके पास। इसी तरह से एप्पल के प्रोडक्ट सब इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, या हम कह सकते हैं 1 to 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 1% लोग एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। स्टिल एप्पल इज वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म across the globe in terms of market capitalization. This is the power of marketingness. आप एक पर्टिकुलर नैरो सेगमेंट में अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। सारे लोग उस सेगमेंट में आप ही के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। किसी को अगर हैंड क्राफ्टेड कार खरीदनी है, अपनी मर्जी की लग्जरी जिसमें रोल्स रॉयस उनको दिखाई देता है, खाली रोल्स रॉयस। किसी को अगर एक बहुत अच्छी ब्रांडेड बहुत लग्जूरियस वॉच खरीदनी है तो लोगों को राडो ये सब ज्यादा दिमाग में आता है। ज्वेलरी में कौन लोग, सबसे बड़ा ब्रांड कौन है इंडिया में? तनिष्क। टाटा का है वो, अब वो टाइटन का ब्रांड है। टाइटन टाटा की कंपनी है और टाइटन का गोल्ड ज्वेलरी का जो ब्रांड है वो है तनिष्क। तो टाइटन वॉचेस भी बेचता है, बेल्ट्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंस और सोने चांदी का सामान, आभूषण, ये भी बेचता है। तो ये सब टाटा के प्रोडक्ट हैं। टाइटन में पैसा लगा के राकेश झुनझुनवाला ने बहुत पैसा क्रिएट किया, बहुत वेल्थ बनाई है। बहुत छोटे लेवल पे उसको खरीदा था और वो कई 10,000 तक के लेवल पे उसने टच किया और उन्होंने काफी वेल्थ क्रिएट करी है उससे। तो ये क्या है, फ्रेंडली एक्विजिशन का एग्जांपल। रिवर्स एक्विजिशन, अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। किसी इंडिविजुअल की छोटी प्राइवेट कंपनी किसी सरकारी कंपनी को अक्वायर कर ले तो उसको कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। मतलब बड़ी कंपनी को, सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी ने अक्वायर कर लिया। ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। जैसे कि ये वायरलेस ब्रॉडबैंड की कंपनी है क्लियर वायर, उसने जोम को, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी थी, जैसे कि अगर मान लो जियो यहाँ पे इंडिया में BSNL को अगर अक्वायर कर ले तो ये क्या कहलाएगा? रिवर्स एक्विजिशन कहलाएगा। जियो प्राइवेट कंपनी है, BSNL सरकारी कंपनी है। तो अगर जियो BSNL को अक्वायर कर लेगी तो वो एक रिवर्स एक्विजिशन कहलाएगा। यानी प्राइवेट कंपनी जब किसी पब्लिक कंपनी को अक्वायर कर लेती है तो उसको हम लोग रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं। बैकफ्लिप एक्विजिशन, बैकफ्लिप एक्विजिशन क्या होता है? जब परचेज कंपनी करने वाली कंपनी जिस कंपनी को परचेज कर रही है उस कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो उसको बैकफ्लिप एक्विजिशन कहते हैं। ये कब होता है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई छोटी और कैश रिच कंपनी किसी बड़ी ब्रांड वाली दिवालिया कंपनी को अक्वायर कर लेती है बहुत सस्ते दामों पे, तो लोगों के दिमाग में वो बड़े कंपनी का ब्रांड होता है, लेकिन उनको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं पता होती कि ये दिवालिया हो चुकी है, ये अंदर अंदर खोखली हो चुकी है, खाली नाम ही नाम बचा है। तो क्या करती है, छोटी कंपनी उसको अक्वायर करती है और खुद उसकी सब्सिडरी बन जाती है, उसके नाम को हटाती नहीं है। उसने उसको अक्वायर कर लिया, ओनरशिप छोटी कंपनी के पास आ गई जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन ब्रांड जिस कंपनी को उसने अक्वायर किया उसका ज्यादा बड़ा है, और वो जो बड़ी कंपनी है फाइनेंशियली बैंकरप्सी की कगार पे थी, तो उसने उसको अक्वायर कर लिया किसी तरह से और वो खुद उसकी सब्सिडरी बन गई। जैसे टेक्सास एयर कंपोजिट्स, ये एक छोटी कंपनी थी लेकिन ये कैश रिच कंपनी थी। उसने कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो कि पूरी दुनिया में फेमस है उसको अक्वायर किया, लेकिन नाम कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ही रखा, खुद उसकी सब्सिडरी बन गई। इसको कहते हैं बैकफ्लिप एक्विजिशन। क्लियर? हॉस्टाइल एक्विजिशन, जब किसी को फोर्सफुली अक्वायर कर लिया जाए, जैसे ओरेकल ने पीपलसॉफ्ट को फोर्सफुली अक्वायर कर लिया, या बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ऑफ मार्केट से भी उठा लेते हैं शेयर्स। जैसे कि वॉरेन बफेट साहब ने बर्कशायर हैथवे को का हॉस्टाइल एक्विजिशन किया था। मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, उसमें वॉरेन बफेट साहब ने धीरे धीरे करके मार्केट से बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदने शुरू कर दिए और मोर देन 50% शेयर अक्वायर कर लिए और उसके सारे मैनेजमेंट की छुट्टी कर दी।
तो जब कभी एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को फोर्सफुली एक्वायर कर लेती है तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन, अपहरण करना, एक तरह से अपहरण कर लिया उसका फोर्सफुली। डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर और एक्विजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है? मीनिंग फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कंपनीज वॉलंटरली फॉर्म अ न्यू कंपनी। जब दो डिफरेंट कंपनियां आपस में इन्फ्यूज करती हैं, मर्ज होती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है तो उसको मर्जर कहते हैं। When one entity purchase the business of other entity, then it's called acquisition. जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है या एक कैश रिच कंपनी एक फाइनेंशियली वीक कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो उसको एक्विजिशन कहते हैं, जिसमें जिस कंपनी को एक्वायर किया जाता है उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, खाली एक कंपनी बचती है जो बड़ी कंपनी होती है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है वही बचती है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, मर्जर के केस में यस, एक्विजिशन केस में नो। पर्पस टू डिक्रीज कंपटीशन, मर्जर के केस में एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, आपस में कंपटीशन को कम करना। अब जैसे कि वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हुए तो कंपटीशन खत्म हो गया, दोनों के ग्राहक एक हो गए, दोनों को एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए कैंपेन चलाना पड़ता था, ऑफर्स देने पड़ते थे, डिस्काउंट देने पड़ते थे, जो कि खत्म हो गए। तो यानी कि उनके बीच में उनको फायदा मिला। साथ ही साथ जब दो कंपनी आपस में मर्ज होती है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब अब एक ही एचआर मैनेजर दोनों कंपनी के लिए हायरिंग कर लेगा। तो पर्पस में हम लोग एक्विजिशन के पर्पस में आते हैं। इंस्टेंटेनियस ग्रोथ अगर हासिल करनी है तो वो तेजी से कंपनी को एक्वायर करते हैं। जैसे कि कोका कोला जब इंडिया में आया तो अगर वो आके प्लांट एस्टेब्लिश करता, अपने कैंपेन स्टार्ट करता, वर्कर्स हायर करता, फैक्ट्री लगाता, टाइम लगता। वो इंडिया में आया, उसने सीधे पार्ले प्रोडक्ट को एक्वायर कर लिया, इंस्टेंटेनियस ग्रोथ मिल गई, अगले दिन से प्रोडक्ट बेचना शुरू, फिर उसको एक्सपैंड कर लिया। तो इंस्टेंटेनियस ग्रोथ हासिल करनी है तो हमें एक्विजिशन करना चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ मर्जिंग कंपनीज इज मोर और लेस सेम, लगभग वो एक ही जैसे साइज की होती हैं, दोनों का कैटेगरी और दोनों का साइज जो है वो सेम होता है। लेकिन एक्विजिशन में जो कंपनी एक्वायरर होती है वो बड़ी साइज की होती है और जो एक्वायर करी जाती है वो छोटे साइज की होती है। तो साइज ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी इज बिगर देन एक्वायर्ड कंपनी। नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, इसमें 3 कंपनी इन्वॉल्व होती हैं। कैसे? मर्जर में एक एक्स थी, एक वाई थी, दोनों डिसॉल्व हो गई, एक जेड बन गई, ठीक है, तो 3 कंपनियां हो गई। इसमें 2 ही कंपनी इन्वॉल्व होती हैं, एक एक्स थी, एक वाई थी, एक्स ने वाई को खा लिया, अब खाली एक्स बची। मर्जर्स वाई एंड वाई नॉट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट और दूसरा प्रॉब्लम विद मर्जर। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? इंक्रीज मार्केट शेयर, अगर आपको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। प्रॉब्लम क्या है? क्लासेस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। जैसे कि एक आपको रियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। इंडियन कंपनी टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस स्टील को एक्वायर किया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से क्लास ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर होता है। तो जब इंडियन कंपनी टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया, टाटा स्टील एक इंडियन कंपनी और इंडियंस जो है वो वर्कहॉलिक होते हैं, मतलब एटलीस्ट यूरोपियन और अमेरिकन की कंपैरिजन में लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं। एजुकेशन और ये सब चीज़ें कम होती हैं, फिजिकल एबिलिटी स्किल्स कम होती हैं, लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। इंडियन जनरली वर्कहॉलिक होते हैं और यूरोपियन और अमेरिकन स्किलफुल होते हैं। इसको इस तरह से कहेंगे तो अच्छा लगेगा, बुरा भी नहीं कोई मानेगा और सही बात भी हो जाएगी। तो जब इंडियन मैनेजर्स ने एक्विजिशन किया कोरस का और उनको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने लगे कि टाटा कंपनी हमारे ऊपर प्रेशर बना रही है, हमसे ओवर टाइम कराती है, ज़्यादा काम कराती है, पैसे कम देती है। जबकि इंडिया में टाटा की इमेज ये है कि सरकारी कंपनी के बराबर है वो। अगर किसी को जॉब करनी है तो टाटा में करो, इन्वेस्टमेंट करना है तो रिलायंस में करो। तो टाटा कंपनी को इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब माना जाता है, मतलब बड़ा कंफर्टेबल जॉब है, लेकिन यूरोपियन को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड क्लासेस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। उनका कल्चर और रिलैक्स और आराम वाला है, हफ्ते में 5 दिन वर्किंग करते हैं। यहाँ पे रतन टाटा आपको पता है वर्कर्स के साथ रहते थे जाके, जब वो ट्रेनी थे तो वर्कर्स के साथ रहते थे, उनके साथ लाइन लगा के खाना खाते थे, कैंटीन में लाइन लगा के प्लेट लेके खाना खाते थे उन्हीं के साथ बैठ के कैंटीन में, और उन्हीं के साथ सो भी जाते थे। और एलॉन मस्क के बारे में कहा जाता है कि वो जिस ऑफिस में विजिट करते हैं वहीं पे काउच पे सो जाते हैं ताकि टाइम ना बर्बाद हो उनका।
जो उनके अलग अलग, कभी कभी उनको अगर ऑफिस में काम करना पड़ा वापस घर पर नहीं जाते हैं, वहीं पे काउच में सो गए और फिर सुबह उठ के काम करने लगे। वॉरेन बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, वो काम करते करते अपने जूते और कपड़े पहने पहने सो जाते थे, फिर जब नींद खुलती थी फिर वैसे ही काम करना, जूते भी नहीं उतारते थे, टाइम बर्बाद होगा। तो जो इस लेवल तक पैसिनेट होता है वही दुनिया पे राज कर पाता है। और जिसको लग रहा है कि अरे क्या है इतने ज्यादा, तो क्योंकि एक एक सेकंड मिला मिला के, एक एक मिनट मिला मिला के आपकी जिंदगी बन जाती है। तो उन्होंने उस समय अपना एक एक मिनट बचाया और इसीलिए वो पूरी दुनिया पे इतने लंबे समय तक राज करते रहे, दुनिया के नंबर 1 अमीर थे। मर्जर का एडवांटेज, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल। प्रॉब्लम क्या होती है, इंक्रीज बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब वोडाफोन का कुछ और होगा हिसाब किताब, उनके सॉफ्टवेयर कुछ और होंगे, आइडिया के सॉफ्टवेयर कोई और होंगे, तो उनके सॉफ्टवेयर कुछ और होंगे, उनका कल्चर कुछ और होगा, तो अब उसको मर्ज करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर वोडाफोन वाले को आइडिया वाला सॉफ्टवेयर दे दोगे तो वो काम नहीं कर पा रहा, आइडिया वालों को वोडाफोन वाला सॉफ्टवेयर दे रहे तब भी काम नहीं कर पा रहा, और नया सॉफ्टवेयर दे दिया तो कह रहे अब इसको सीखना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं है मर्ज करना। प्रॉफिट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, जब दो कंपनी अलग अलग रिसर्च कर रही थी, अभी क्या हुआ, मान लो दोनों 1 मिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं, अब एक ही कंपनी 1 मिलियन कर देगी, एक का बच जाएगा। जो उनका स्टाफ है, बैक एंड स्टाफ है, वो भी एक ही लगाना पड़ेगा, एक HR मैनेजर दोनों कंपनी के लिए हायरिंग कर लेगा, एक अकाउंटेंट दोनों कंपनियों के लिए काम कर देगा, एक CA दोनों कंपनियों के लिए काम कर लेगा, एक लॉयर दोनों कंपनियों का काम कर लेगा। तो इस तरह से उसका एडवांटेज भी मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, चेंज को सब रेजिस्ट करते हैं, कोई भी बदलना नहीं चाहता, तो रेजिस्टेंस होता है कि जब अल्लो नया कल्चर आ गया, नया बॉस आ गया, नए सॉफ्टवेयर्स आ गए, अब कैसे करेंगे इसको। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा कि किसान जो फार्म बिल आया है, फार्म रिफॉर्म बिल, फार्मर्स रिफॉर्म बिल या जो भी है फार्म रिफॉर्म बिल, तो वो जो आया है उसमें चीजें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि नई चीज कुछ आ गई है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कह रहे मैं तो तैयार हूं, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक नहीं है तो हम उसको चेंज कर लेंगे, बदल देंगे, बिल वापस ले लेंगे, लेकिन आप उसको लॉजिकली प्रूव तो करो कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो यानी कि रेजिस्टेंस, जरा सा भी कोई चेंज होता है तो रेजिस्टेंस होता है। हम लोगों के साथ भी यही होता है कि मान लीजिए मैनुअली अटेंडेंस लगा रहे हैं, कल से ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं कंप्यूटर पे आपको अटेंडेंस बनानी है, तो एक उलझन लगने लगेगी, अरे यार कंप्यूटर पे अटेंडेंस बनानी है, जबकि वो ज़्यादा आसान हो सकता है आगे चल के, ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, समय कम लगेगा। लेकिन जब पहली बार कोई नई चीज़ आती है तो सबको दिक्कत होती है, ये नेचर ही है, सबका रेजिस्टेंस होता है। कुछ भी नई चीज़ बताई जाती है तो लोगों को लगता है ये क्या आ गया। और रिडक्शन ऑफ कंपटीशन, जब मर्जर होता है तो रिड्यूस हो जाता है। एक्विजिशन, व्हाई एंड व्हाई नॉट, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और प्रॉब्लम विद एक्विजिशन, जो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है एक्विजिशन के केस में, और इनएडिक्वेट वैल्यूएशन और टारगेट मिलने लगते हैं जब एक्विजिशन हो जाती है, आप प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जब एक्विजिशन हो जाता है तो टारगेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर आने लगता है। एक्विजिशन होता है तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। हो सकता है कि आइडिया कंपनी कॉर्पोरेट प्लान्स को बहुत अच्छे से सेल करती हो सकता है वोडाफोन कंपनी रिटेल प्लान को बहुत अच्छे से सेल करती हो, तो अब दोनों के पास ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया, अब वो कॉर्पोरेट प्लान को भी अच्छे से सेल कर पाएंगे और वो अपने रिटेल प्लान को भी अच्छे कर, मतलब उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया, दोनों तरह के प्रोडक्ट्स आ गए उनके पास। फिर लेकिन क्या सिनर्जी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, कॉम्पेटिबिलिटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और जो एम्प्लॉय रिटेल प्रोडक्ट को अच्छे से पिच कर लेता था वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट को पिच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्विजिशन जब होता है तो आपके सारे जो जितने भी चीज़ें होती हैं वो लार्ज स्केल पे होने लगती हैं, तो जब लार्ज स्केल पे होने लगती हैं तो आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, और साथ ही साथ अगर जैसे ही कॉस्ट बढ़ता है तो उससे क्या होता है, फिर आपको डेट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, आपको डेट लेनी पड़ती है, कर्ज लेने पड़ जाते हैं हो सकता है, क्योंकि अब आपको इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, बड़े लेवल पे ऑपरेट करना है, अपने आप की इमेज को भी स्ट्रॉन्ग करना है, रीब्रांडिंग करनी पड़ती है। अभी तक आइडिया को लोग जानते थे, वोडाफोन को जानते थे, उन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए अपनी ब्रांड बनाने में, अब वो सब कुछ जीरो हो गया, सब पानी में चला गया, अब उनको नया ब्रांड स्टैब्लिश करना है वी के नाम से,
अब वी कोई नहीं जान पा रहा है। अभी भी अगर आप मार्केट में निकलोगे किसी से वी कहोगे, वी टेलीकॉम कंपनी का, कौन सी वी, नहीं पता है। अब उनको उसको रीब्रांड करने में बहुत पैसा लगेगा, ठीक है, तो ये भी एक बहुत कॉस्टली अफेयर है। मोटिव फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, क्या मोटिव होता है? इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन बनाना, एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को रिमूव करना, खत्म करना, डिजायर टू एंजॉय मोनोपोली पावर। मैंने आपको बताया था कि जब गूगल, अल्फाबेट, एप्पल ये सब छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लेती है ताकि वो आगे चल के अपनी मोनोपोली बना पाए, जैसे कि फेसबुक की मोनोपोली बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर रखा, कोई इसको कंपटीशन देने वाला है ही नहीं। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी नई छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उसके पास भी आ गई। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्रेट वैल्यू जनरेशन, गेनिंग कॉस्ट एफिशिएंसी, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, गेन हायर कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सब आपको एडवांटेज मिल जाते हैं। जैसे ही आप मर्जर या एक्विजिशन करते हैं तो आपको आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, आपस का इंटरनल कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, लाइक दैट। प्रॉब्लम ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज, दोनों को आपस में मिलाना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वर्किंग स्टाइल है, दोनों के बीच में डेट है, किसी के पास बहुत ज़्यादा डेट है, किसी कोई डेट फ्री है, अब मर्ज कर रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। एक्विजिशन में फोकस करने में उनका मार्केट से और अपने मेन कोर प्रोडक्ट से ध्यान हट जाता है। कभी कभी ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब वो बेच किसी को नहीं पा रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। स्ट्रेटजीज ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नीड टू assess the market by deciding the growth factor through future market opportunities. Second point लिखा हुआ है, the integration process should be taken in line with consent of management from both the companies venturing into the merger. मतलब अगर आप इंटीग्रेशन प्रोसेस करने जा रहे हैं तो आपको दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट से कंसेंट लेना चाहिए कि क्या अगर मर्जर होगा तो वो प्रॉपर कोप अप कर पाएंगे, अच्छे से आगे रन कर पाएंगे कि नहीं रन कर पाएंगे। रिस्ट्रक्चरिंग एंड फ्यूचर पैरामीटर शुड बी डिसाइडेड विद एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ्रॉम बोथ एंड्स। जब वो दोनों कंपनी मर्ज होंगी आपस में तो आगे चल के कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, कैसे रीब्रांड करेंगे, कैसे रीपोजिशन करेंगे, वो सारी की सारी चीजें पहले से ही आप डिसाइड कर लें, अदरवाइज एक्विजिशन आपका या मर्जर फेल हो जाएगा। पहला वाला पॉइंट, देयर इज एन इंपॉर्टेंट नीड टू असेस द मार्केट बाय डिसाइडिंग द ग्रोथ फैक्टर थ्रू फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। आपको मर्जर एक्विजिशन करने के पहले अच्छे से मार्केट की नीड को एनालाइज कर लेना चाहिए कि मर्जर और एक्विजिशन करने के बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मार्केट की नीड और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको वैल्यूएशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उस तरह के प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो कुछ 5 एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे टाटा स्टील कोरस का एक्विजिशन हुआ था, वोडाफोन और हज एसआर का एक्विजिशन हुआ था, मर्जर हुआ था, ये दोनों ने वोडाफोन ने हज को परचेज किया था, एक्विजिशन हुआ था, और टाटा स्टील ने कोरस का एक्विजिशन किया था, हिंडाल्को ने नोवेलिस का एक्विजिशन किया था, एक्वायर किया है, रैनबैक्सी को डाइची ने एक्वायर किया है, डाइची ने रैनबैक्सी को एक्वायर कराया है, ओएनजीसी ने यूनाइटेड किंगडम की कंपनी इंपीरियल एनर्जी को एक्वायर किया है। यानी कि इंडियन कंपनियों ने चुन चुन के ब्रिटेन की कंपनियों को खरीद लिया है। मतलब उन्होंने जैसे हमारे ऊपर हुक्म चलाया, वो सारे के सारे मैनेजर इंडियन उनके ऊपर चला रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपना स्लाइड एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।